शुरुआत करना चाहूंगी। कई बार सावरकर को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हम लगातार सुनते हुए चले आ रहे हैं। गांधी, नेहरू, सावरकर ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है। आप अपने विचार किस तरह से इन तीनों के बारे में रखेंगे? भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आजाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आजादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है। और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था, नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? देश की आजादी में हर उस आदमी की भूमिका है जो 1 घंटे के लिए भी जेल गया, जो 1 घंटे के लिए भी किसी मूवमेंट में गया। सावरकर 10 साल जेल में रहे, तो ये कहना कि सावरकर की कोई भूमिका नहीं है, ये कृतज्ञता होगी। मैं इस भाषा में बात नहीं करता हूं। वो जेल गए, उन्होंने एक जमाने में लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये मानता हूं कि 1857 पर पहली हिंदी में शानदार किताब आई, मराठी में लिखी थी लेकिन वो हिंदी में अनुवाद हुई, और इंग्लैंड में रहने का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 1857 के जब 50 साल पूरे होते हैं तो वहां पर कार्यक्रम किया जिसमें 25-26 लोग गए। अगर 2-2.5 लोग जाते तो भी मैं उसको बहुत महत्व देता, क्योंकि लंदन में बैठ के 1857 के समर्थन में करना एकदम से बड़ी बात थी। मैंने जो कोट किया है वो ब्रिटिश गुप्तचर जो रिपोर्ट है, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी उस कार्यक्रम पे, उसमें 26 लोग लिखा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 2.6 लोग भी गए होते तो भी मैं सलाम करता इस हिम्मत को कि आप इंग्लैंड में बैठकर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। लेकिन 2 सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। संगीत रागी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांगकर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। देखिए, गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है, और सावरकर का विश्लेषण जो है वो घृणा और हिंसा का शिकार हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक हिंसा, जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी दिखती है। गांधी, यही गांधी जो है 4 मई 1940 को हरिजन में लिखते हैं कि ये मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज ऑलवेज विल एनी टाइम प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल। यही गांधी जब डोमिनियन की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, मुझे नहीं पता है कि गांधी ने कभी भी पूर्ण स्वराज की बात की हो। 1941 में यही गांधी, और उससे आगे भी, 2 अगस्त 1942 को 2 अगस्त 1942 को जिन्ना को लिखते हैं कि भाई यदि ब्रिटिश मुस्लिम लीग को यदि सत्ता दे दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए कि सर सैयद और जिन्ना दोनों ये बात कहते थे कि ब्रिटेन की सत्ता जो है, ब्रिटेन को जो सत्ता मिली वो मुसलमानों के पास जो सत्ता थी उससे वहां उन्होंने सत्ता छीनी है। इसलिए जब सत्ता का हस्तांतरण हो तो ये हमारे पास होना चाहिए, ऐसी भी बात थी। मैं 2 बातें बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। सावरकर एक वैचारिक हिंसा के शिकार रहने, और जो कोई भी सावरकर से
ठीक से पढ़ा है वो अच्छी तरीके से जानता है कि सावरकर के प्रति जो घृणा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेकर के उनको है। गांधी चाहते थे, गांधी की ऐसी राय थी और उनका विश्लेषण था कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं आते हैं तब तक स्वतंत्रता नहीं जीती जा सकती है। और स्वतंत्रता की लड़ाई हम यदि लड़ भी लेते हैं तो वी विल हैव टू पे ए हेवी कॉस्ट। सावरकर इससे ठीक उलट थे। सावरकर का कहना था, और जो मैं सही भी मानता हूं, जी, विथ मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम एंड इन स्पाइट ऑफ मुस्लिम। यदि मुसलमान साथ हो तो, मुसलमान साथ नहीं हो तो, और मुसलमानों के बावजूद यदि हिंदू समाज संगठित होगा तो हम स्वतंत्रता की लड़ाई जीत सकते हैं। यह सावरकर की दृष्टि से। गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने के लिए इस देश की वैचारिक पृष्ठभूमि का सत्यानाश कर दिया, और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। गांधी ने अहिंसा का बात किया। यदि पूरी गांधी वांग्मय को हम पढ़ें तो सत्य और अहिंसा दो बड़ी बातें थी। गांधी कहते हैं कि सनातनी हिंदू कौन है? जो तिलक लगाता है वो सनातनी हिंदू नहीं है। जो वेदों मंत्रोच्चार करता है वो सनातनी हिंदू नहीं है। जो मंदिर में जाता है वो सनातनी हिंदू नहीं है। गाय की रक्षा करता है या वो, वही मेरे लिए सनातनी हिंदू का पैमाना है। लेकिन मजेदार बात है कि वही अहिंसा के पुजारी गांधी कहते हैं, और ये हरिजन में लिखते हैं, कि हिंदुओं को मांस खाना छोड़ देना चाहिए। इससे मुसलमानों के लिए प्रचुरता में मांस अवेलेबल होगा, जिससे वो गाय की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब ऐसा विचार और कोई कहे, ये कौन सी अहिंसा का बहाना है? लेकिन इस प्रकार कोई अकेली बात नहीं थी गांधी में। वही गांधी जब सावरकर की तारीफ किए एक बार, नहीं, तो आप लोग कई बार उसको गिनाते हैं, मैं और वही गांधी फिर आंखों में चुभते भी हैं। दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं, फिर बाद में आएगी ही बात। हाँ। नेहरू का जेल, गांधी का जेल और सावरकर के जेल, दोनों में बड़ा अंतर है। नेहरू के जेल में जलपान भी मिलता था, चाय की चुस्की भी थी, अखबार के पन्ने भी थे, और कलम और कागज जो भी था वो पिता के पत्र पुत्री के नाम के लिए रोशनदान, सारी चीजें व्यवस्था भी थी। सावरकर जिसे दो आजीवन कारावास मिला था, 8x8 के कमरे, 6x6 के कमरे, जिसमें एक छोटी सी रोशनी है, यदि आप जाकर के देखा होगा तो अभी भी है, बिल्कुल। और जो आदमी मराठी साहित्य का बंकिम माना जाता है, जो समुद्र की लहरों से बात करके अपने नाखूनों से कविता लिखता हो, उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना, यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूं कि यदि नेहरू को 1 महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते, और नेहरू को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। ये और बात है। ठीक है अशोक जी, आप उनकी बातों पर टिप्पणी, फिर अरविंद जी आ रही है। हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, बहुत सारे लोग उस जेल में लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता, तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। रहा सवाल आजादी का कि विद मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम, अरे भाई नो आजादी। 1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई। 42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। उस समय सावरकर जी जो है 2 डोमिनियन स्टेट पे राजी हो गए थे। एक डोमिनियन स्टेट मुस्लिम लीग के साथ था, और एक मुस्लिम लीग के पास चला जाए, और एक डोमिनियन स्टेट हमारे पास चला जाए। सरकार सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। तो यहां अंग्रेजों की लड़ाई,
नहीं चित्रा जी आराम से, देखिए, आपकी अगर किताब अगर का आप नाम अगर है। आप बीच आराम से, में please। अगर आप बीच ऐसे में होती डिस्टर्ब नहीं, करेंगे ऐसे। तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू नहीं, करूंगा और नहीं, आपको बिल्कुल। समझ में आ गया होगा आवाज दो मेरी भी और बहुत लोग ऊंची हैं। है। आराम से, चित्रा आराम जी से। चित्रा जी मैं Please, जरा हाँ। चित्रा जी मैं इसका उत्तर जरूर जल्दी मैंने से। अभी बात पूरी नहीं की है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हाँ हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल आप रहा हूँ, अपना यही मान धैर्य लीजिए। रखिए और अपना आराम तेवर से कम आप- कीजिए। अब हम तेवर तो यही रहेगा। स्टूडियो वाला तेवर दंगल तेवर तो यहाँ कम नहीं नहीं मुझे होगा, पता है तेवर लेरिए कैसे सर कोई होता दिक्कत है। नहीं है, तेवर तो यही ये रहेगा। साहित्य का मैं मंच मुझे है, तेवर- ये साहित्य का तेवर मंच मुझे- है। स्टूडियो का दंगल यहाँ पर नहीं करेंगे, ये साहित्य का मंच है। हाँ, एक एक करके इनको अपनी बात समझा रखेंगे, दीजिए कि एक अपना एक तेवर करके। थोड़ा ढीला रखें। ठीक है, आराम से, आराम से, आराम से, ठीक है, आराम से प्लीज। ठीक है, अपनी जब मैं अभिव्यक्ति बोल की रहा हूँ आजादी इसी एक साहब देश वहां के से रखने डिस्टर्ब के कर रहे हैं, लिए। एक साहब यहाँ से डिस्टर्ब, Please, फिर कहा जा रहा है please, तेवर नीचे, मैं तो please। सामने देख के ये- बोल रहा हूँ। ये गलत बात मत बोलिए। ये तो प्लीज बिल्कुल संगीत गलत लागी बात जी। मत बोलिए। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, ओके, उनकी बात पूरी हो जाए। अरविंद जी को भी बोलने दीजिए सब, प्लीज। ये कोई तरीका नहीं होता है, आप लोग दर्शक हैं, मंच पर मेहमान हैं, प्लीज सर आराम से। आप लोगों को इतना धैर्य दिखाना होगा कि अगर कोई विरोधी बातें भी कर रहा है तो आप उसको उसी तरह से ग्रहण करें जितना अपनी तारीफों को। इसी वजह से इस मंच को सजाया गया है, प्लीज। शुक्रिया, शुक्रिया। अशोक जी। और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर गांधी हमेशा थे, और गांधी ही नहीं, 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ में होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, तो वो किसने किया था? तिलक ने किया था। तिलक का बयान उस समय पढ़िए क्या है। तिलक बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभी तक लड़ाई तिकोनी है, एक कोने में मुसलमान है, एक कोने में हिंदू है और एक कोने में अंग्रेज है। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो यह सीधी लड़ाई हो जाएगी और हम जीत सकते हैं। और वो भी छोड़ दीजिए, 1857 पर जब आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी किताब लिख रहे थे, तो किताब की जो अंतिम में जब जाते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, तो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के समय इस तरह की नफरत ठीक थी, लेकिन आज अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है तो हिंदू और मुसलमान को एक होना पड़ेगा। और वो उन सारे मुस्लिम लीडर्स की तारीफ करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन शिवाजी के उन वंशजों का मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो बहुत क्लियर उनका था उस जमाने में। अब जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू अशोक का जी? एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ मेरे जितने पास, लोग, मैं देखिए, मैं बता दीजिए। मैं पढ़ के सुना देती बता हूँ। दीजिए। मैं जब रिसर्च निकाल हाँ, रही थी हाँ। उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत नाभा में एक सेकंड रुक जाऊं। बस अब पढ़ तो लेने दीजिए पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है, और रिहा भी हो गए। 30 सेकंड मुझे आप जी, देंगे, जी, आप ही की बिल्कुल, भाषा में बोल बिल्कुल, रहा हूँ। बिल्कुल। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में यह पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। उधर वाले एक सहमत नहीं होते एक ना सर सेकंड, आपकी बात तो से। मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। मुझे वो माफीनामा किसी अभी कहीं तो दिखा मेरे दीजिए। पास, फिर नहीं तो नहीं, मैं प्लीज। उधर वालों कह रहा हूं मैम, कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूं, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। चित्रा अब जल्दी से फिर चित्रा मैं तुरंत आ रही हूँ। चित्रा जी, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी की देन थी। और अबुल कलाम आजाद को आप पढ़ लीजिएगा, गांधी के फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी। उन्होंने लिखा है, आजाद ने, कि ना नेहरू को पता था ना हमें पता था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, न कांग्रेस वर्किंग कमेटी के किसी सदस्य को इसके बारे में जानकारी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट को अंबेडकर ने क्या कहा? दिस इज ए बिट्रेयल टू द नेशन। बाकी लोगों ने क्या किया क्विट इंडिया मूवमेंट से? आपको क्या मिला था? यह भी सवाल था। और दूसरी बात, हमेशा यह कहा जाता है कि उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या रोल था हिंदू महासभा का। ऐसे देश के 25 शहर हैं जिसमें प्रदर्शन से लेकर के सारी चीजें हिंदू महासभा ने, चौपाटी में 25,000 लोग एकत्रित थे। लेकिन जो गांधी यह कहते हो कि ये मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज प्रेफरेबल टू मी जो देन द गांधी ब्रिटिश। देश के राष्ट्रपिता नहीं गांधी। नहीं सुनिए, हाँ। नहीं, जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए।
मुझे लगता है सुभाष चंद्र ठीक है। बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले देखिए, हिंदुराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, देखिए यही बदतमीजी है आराम से सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिनको अरविंद बीच सर, में जी, जिसको सर जी, बीच भाषाएं में मुझे भी इंटरफेयर आती हैं, करने की शुरुआत आपने की ठीक है थी। ठीक है, आराम से ये जी सर, बीच अपने में अपने बात- बदतमीजी करने जी, की आराम से संस्कार जो है वो सर- मुझे नहीं मालूम सर, है अगर कि ये नेहरू की तरफ से आया अगर है ये या कहां से बदतमीजी आया है तो है। इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी मेरे पिछली बात में बीच में बोल रही। ठीक है। दूसरी बात, नेहरू ने एक भी स्वतंत्रता की मैं कहता हूं नेहरू गांधी की देन थे, और बाद में नेहरू ने अपने लिए किया, अपना इतिहास रंजित किया और गांधी जी का किया। एक भी आंदोलन नेहरू ने, कम से कम सरदार पटेल ने किसी आंदोलन को नेतृत्व किया, नेहरू किसी एक भी आंदोलन को अपने बल पर नेतृत्व नहीं किए। आप पूरी आजादी की लड़ाई में आप देख लीजिए, एक भी मूवमेंट हो, जैसे मान ले कोई भी सत्याग्रह हो, चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं, खेड़ा सत्याग्रह, एक भी आंदोलन बड़ा आंदोलन नहीं था जिसे नेहरू ने। दूसरी बात, मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि गांधी कोई डेमोक्रेटिक थे ऐसा तो नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया, गांधी का यदि वाकई डेमोक्रेसी में विश्वास होता तो वो काम नहीं करते। जब ये सबको पता था कि आजादी के लड़ाई के समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा वो एक ढंग से पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगा, और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो जो है वो प्रधानमंत्री के पद तक जाएगा। उस समय भी कांग्रेस की कितनी वर्किंग कमेटी के लोग थे जो नेहरू के साथ थे। गांधी की जिद ने नेहरू पैदा किया, और नेहरू की जिद ने जिस देश को हमें ला करके खड़ा किया वो हम सबके सामने है। दूसरी बात, गांधी ने रिलीजियस इस्लाम को, जो एक रेडिकल इस्लाम था जो दुनिया में आज भी नफरत पैदा करता है, उसको रिलीजियस हिंदुइज्म से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। सावरकर ने उस रिलीजियस इस्लाम को, उस रिलीजियस और पॉलिटिकल इस्लाम को पॉलिटिकल हिंदुत्व से काउंटर करने की कोशिश की। अंबेडकर बार बार, यदि ये उनका माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ें, उन्होंने कहा, और ये जिन्ना ने भी कहा था 1940 में, जिन्ना ने लिखा कि मैं मौलाना से ज्यादा बेहतर इस्लाम नहीं जानता हूं, मैं भी हिंदू मुस्लिम चाहता हूं, लेकिन कुरान हमें इसकी इजाजत नहीं देता। और यही बात जो है अंबेडकर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता हो नहीं सकती क्योंकि थियोलॉजी ऑफ इस्लाम डजंट